नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज 1 सप्ताह के अंतराल के बाद, यानी बीच में 1 सप्ताह के गैप के बाद हमारे साथ हर्ष जी हैं पुनः। और हर्ष जी 1 सप्ताह का गैप क्यों दे के गए, उसका भी भेद है साहब। हर्ष जी जी, घूम रहे थे नमस्कार। कश्मीर की वादियों में, स्नोफॉल का मज़ा ले रहे थे। स्वागत है आपका हर्ष जी, जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया साहब, फर्स्ट क्लास। ये बात तो ठीक है कि स्नोफॉल का मजा लेने के लिए गए थे। क्या हुआ कि जब हम पहुंचे उससे 2 दिन पहले स्नोफॉल हुई, हर जगह हुँ। बर्फ पड़ी हुई थी। और जब हम लौट के आए कल, तो हमारे निकलने के एकदम 2 घंटे बाद स्नोफॉल हुई। हमारे सामने स्नोफॉल नहीं हुई। हम इंतजार करते रहे कि हमें भी स्नोफॉल का मजा मिले, लेकिन हम आप निकले, एक हमारे लेट 2 गए ना, घंटे बाद ही स्नोफॉल हो गई। 31 को स्नोफॉल हुई थी, आप पहुँचे 1 तारीख को शायद। हम 1 को पहुंचे और हम 5 की शाम को निकले, और 5 की शाम 6 बजे जो है वो स्नोफॉल हो गया। आपको थोड़ा उस पे जाना चाहिए था ना, वो ट्रेन व्रेन चलने लगी है, सुना वो। नहीं सर, आज तो ट्रायल चल रहा है उसका। ट्रेन व्रेन सर सब कैंसिल थी। हमारे सामने तो फ्लाइट्स भी 3 दिन तक लगातार बंद रही। हमारी खुद फ्लाइट कैंसिल हुई। हम बाई रोड वापस आए लौट के। 3 टैक्सियां चेंज की। आए श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, ऐसे आए हैं सर, 3 गाड़ियां बदल के। अच्छा, नहीं तो जम्मू से तो अच्छा ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला होगा। नहीं सर, ट्रेन भी थी। दरअसल क्या है कि ट्रेन भी सिर्फ एक थी, राजधानी। बाकी सब कैंसिल थी। राजधानी तो चलाए रखते हैं, ये पता नहीं क्यों उसे बंद नहीं करते। जम्मू वाली जो है वो तो रोज हुँ, आती है। लेकिन सर हुँ। एकदम से टिकट और व्यवस्था कैसे हो पाती है? हमारी तो फ्लाइट दोपहर में कैंसिल हुई, शाम को हम कैसे उसे राजधानी को पकड़ लेते? पकड़ ही नहीं पाए उसको। तो हम तो बाई रोड ट्रेवल करके 1000 किलोमीटर चलिए ऐसे कोई आए। नहीं, अगली बार जब जाएँगे आप तो दिल्ली से श्रीनगर की तब तक ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी होगी। हाँ सर, एक बात तो है कि सर मैंने जो इस 5 दिन का जो अपना टूर रहा हमारा, इसमें मैंने एक चीज रियलाइज की, और वहां के लोगों के मुंह से मैंने ये सुना। मैंने किसी से पूछा हुँ, नहीं। ऐसे ही जो हुँ। टैक्सी वाले थे, दुकान वाले थे, उनसे जब हम पूछते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो भी आप देख रहे हैं हुआ तो मोदी काल में ही है। मोदी को कोई भला कहो या बुरा कहो। अब हुँ। आप ये समझिए कि जब श्रीनगर से इधर आते हैं, जम्मू की तरफ चलते हैं बाई रोड, तो वो काजीगुंड वाली जो टनल आती है, 8.5 किलोमीटर लंबी। सर ऐसा लगता है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गए। इतनी शानदार वो बनाई है। इधर बर्फ पड़ी हुई है, उधर निकलते हैं तो एकदम प्लेन। इतना मतलब हुँ। चमत्कारिक काम है। और उसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाए गए हैं जिससे कि पोल्यूशन ना हो। फिर उसके बाद वो नासरी नासरी वाली टनल आई, दूसरी जो 9.5 किलोमीटर की सबसे लंबी है। नासरी चनानी। जी, हुँ, हुँ। नासरी चिनानी, वो वाली आई। सर अद्भुत है। और मैं कम से कम और ये दोनों जो 20-25 किलो। एरियाज है ना, ये काजीगुंड जो ये बानिहाल जवाहर टनल पे पूरा जी, वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाया करता था जब भी ये आपके बिल्कुल। स्नोफॉल वगैरह होता था, और हफ्तों रुका जी, जी, रहता जी। था। और और इसी तरह और से ये उसकी वजह आपका से जो पटनी चौक है। 35 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। टैक्सी वाले ने बताया मुझे। 35 किलोमीटर जो पहाड़ पे घूमता था आदमी 1-1.5 घंटा, वो कम हो हुँ। गया। 35 किलोमीटर इन टनल्स की वजह से कम हुआ है। और पता नहीं, मेरे ख्याल में 8-9 तो टनल्स छोटी छोटी हैं, 200 मीटर की, 400 मीटर की। सब बिल्कुल न्यूली, सब नया कंस्ट्रक्शन है। और सबसे मेन सर, ये जो इधर कठुआ से 6 लेन बना रहे हैं वहां तक, कटरा तक, कठुआ पठानकोट इधर से जो शुरू हुआ है, उसका हाँ, तो हाँ, सर हाँ। इतना बड़ा काम चल रहा है, इतना बड़ा काम चल रहा है। वो तो मेरे ख्याल में वो तो चमत्कारिक होगा आने वाले समय में। वो तो बिल्कुल दिशा ही बदल देगा। सीधे माता के दर्शन जाने वालों के लिए तो वो कमाल की चीज साबित होने वाली है। आप हाँ, सीधा हाँ, बस चढ़िए खाली हाईवे वो पे और जी, रोपवे पे तो अद्भुत काम हो रहा आंदोलन है। कर रहे हैं लोग वहाँ। करते रहते हैं सर, आंदोलन वांदोलन चलता रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। काम वहां पे नॉन स्टॉप चल रहा है बिल्कुल। सिटी में भी कम से कम 7 या 8 तो फ्लाईओवर बन रहे हैं। और कम से कम 13-14 बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। कई ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स, सारे मॉल्स जो है वहां पर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। ये पेंटालून, सेंटालून सब आ चुके हैं। पहले कुछ नहीं था। वहां पे सीआरपीएफ के जवानों से मेरी बात हुई जो लाल चौक पे ड्यूटी देते हैं। उन्होंने कहा कि हुँ, सर आप जहां खड़े होकर आज हमारे से बात कर रहे हो ना, वो जो कॉर्नर है वहां पे जहाँ शक्ति स्वीट्स वाला है, वहां से इधर हुँ। आने ही नहीं देते थे किसी को। यहाँ पे कांटे के तार होते थे, आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे जहां आप यहाँ पे खड़े हो हमारे से बात कर रहे हो। ये सीन था आज से 8-7-9 साल पहले की बात बता रहे हैं। सब हुँ, कुछ हुँ, चेंज है हुँ, सर। हुँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं अपने। लाल हुँ। चौक का मजा सेम ऐसा था।
कोई चलिए सिक्योरिटी नहीं, कोई बढ़िया। कुछ नहीं, आराम से मस्ती से। आप श्रीनगर ही रहे या और भी कहीं गए? श्रीनगर गए सर, बड़गाम गए, 2-3 जगह और भी गए। क्योंकि क्या था कि सर उधर जितने भी ऊपर जाते हैं ना, पहलगाम, गुलमर्ग वगैरह, सर इतनी हाँ, बर्फबारी थी कि रास्ते बंद थे सारे के सारे। वहां पे हमें ये कहा गया कि आपको 2 टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी और सेम डे आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, आपको 1 या 2 दिन वहां रुक के तब आप आ पाओगे। तो सर इसलिए हमने ज्यादा रिस्क नहीं उठाया, क्योंकि 3 दिन का जो है वो अनाउंसमेंट था कि हैवी स्नोफॉल होगा, और उसके बाद वहां तो स्नोफॉल होने के बाद तो जो जहां है वो सर फंस जाता है। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं उठाया ऊपर आगे जाने का। बाकी हम करेक्ट बड़गाम करेक्ट। में, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हमने पूरा घूमा है, वहां बहुत बड़गांव तो अच्छा बगल में रहा। ही है, वो तो एयरपोर्ट तो बड़गाम में बगल ही में ही आता है, है। बगल में ही है, और सर बड़ी अच्छी हिल्स हैं और बड़ी अच्छी वहां पे बर्फबारी बहुत जबरदस्त थी, दूर दूर तक, बहुत शानदार था बड़गांव। और हमने कई गांव में विजिट किया। और सर एक मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको, हम ऐसे ही जा रहे थे, लौट रहे थे शाम के समय बड़गांव से, तो हम लोगों का प्लान बना कि भाई किसी कश्मीरी के घर का विजिट करते देखते हैं। तो एक लकड़ी का घर बिल्कुल नया सड़क के किनारे बना हुआ था, 3 मंजिला, वहां तो ज्यादातर लकड़ी के घर बने हुए थे। तो हमने गाड़ी रुकवाई और चले गए, ऐसे ही दरवाजा खटखटाया, एक लड़की आई, उनकी फैमिली थी पूरी, उसमें 2 बेटियां थी उनकी, एक बेटा और दादी थी, और उनका जो बाप था बच्चों का, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। वो यहाँ वहां पे ओके। था नहीं गांव में। जी जी। हम्म तो मैंने हम्म। उनसे पूछा कि भाई तुम यहाँ रहते गांव में हो? उन्होंने कहा कि गांव में हमारी जमीन है, खेती बाड़ी है, पिताजी वहां जॉब करते हैं श्रीनगर में, और हमने घर पे यहाँ गांव में बना लिया है, बेटा एमएससी कर रहा है, बेटी भी पढ़ रही थी उनकी। तो कई बातें हुई, उन्होंने भी ये बात कही कि साहब ये बात तो है, इलेक्ट्रिसिटी का लेवल हो, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, कि मोदी के टाइम में जो यहाँ काम हुआ है वो कमाल है। और ये सारा काम जितना भी आप देख रहे हैं 2014, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आपने एक वो सुना होगा, एक डेस्टिनेशन है वहाँ का, बढ़िया लोकेशन है, दूध पथरी जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वो जगह है, पहाड़ में से दूध निकला था वहां पे। पता नहीं एक कहानी है वहां की लोकल उससे। तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ कोई नहीं आता था, और जब से मोदी सरकार आई, इन्होंने यहाँ पे इस तरह से डेवलप कर दी, यहाँ पे वो बर्फ पे चलने वाली वो 2 व्हीलर वो सब लगा के यहाँ पे, और घोड़ों का, हॉर्स राइडिंग का वो शुरू कर दिया। कह रहे कि अब तो यहाँ फुर्सत ही नहीं है, इतना टूरिस्ट आ रहा है, 10 से 10 गुने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं पहले से, छोटे से गांव में। ये स्थिति है साहब। अच्छा चलिए। हाँ, बहुत बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ। वोट फिर भी नहीं देते। हाँ सर, वो तो कह रहे थे हमने तो उमर अब्दुल्ला को वोट दी। हमने पूछा, मैं कहा, किसे देते हो? सर वोट तो हम उमर अब्दुल्ला को देते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उमर अब्दुल्ला भी हम मोदी के कहने पे ही चलो। मोदी से बाहर महबूबा कहा तो इसी जाएगा, चक्कर में तारीफ हार कर गई रहा कि है। उसने मोदी से समझौता किया था। अब उमर अब्दुल्ला उनके कहने पे चलेगा तो अगली बार वो हारेगा। खैर कोई बात नहीं, आप जैसे ही वापस आए वैसे ही दिल्ली के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। जी जी हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली के इलेक्शन, लेकिन मुझे लगा कि ये जो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इसमें हम्म जो अपने चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बढ़िया जो है जवाब दिए सवालों के। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे शुरू में उन्होंने डेट्स अनाउंस करने से पहले जो ये कहानियां चल रही थी ना, कि ये हम्म 5 बजे के बाद मतदान कैसे बढ़ जाता है, ईवीएम की बैटरी 100% फुल कैसे दिखती है, इन क्वेश्चंस का जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं शायद क्वेश्चंस के जवाब आज इसलिए भी दे रहा हूँ, पता नहीं फिर मुझे मौका मिला ना मिला, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कभी चुनाव होंगे तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट आ ही रहा है उनका। तो उन्होंने अच्छे सवालों के जवाब बढ़िया दिए, और उन्होंने तो कई नेताओं को नाम नहीं लिया, उन्होंने कई नेताओं पर बड़ा कटाक्ष किए कि वो बड़े अपने आप को आईटी के वो समझते हैं, शायद सौरभ भारद्वाज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बड़े आईटी के एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं। हमने तो चैलेंज किया था कि आओ बताओ भाई, ईवीएम हैक करके दिखाओ, आज तक तो आया नहीं कोई उनमें से। तो बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और दिल्ली में यही एक्सपेक्टेड था, हम उम्मीद कर रहे थे कि 6 से 12 फरवरी के बीच में यहाँ चुनाव होगा, क्योंकि 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम है, तो वो सब हाँ निपटाने के से पहले पहले हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि 28 से 42 दिन का होता है मिनिमम से, जो डिक्लेरेशन होता है उसके बाद आचार संहिता का। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद जनवरी के लास्ट वीक में हो जाए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा 1 हफ्ता डिले किया है। ठीक है, सही चुनाव रहेगा, उस समय मौसम भी ठीक हो जाएगा। बड़ी तगड़ी ठंड है, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। सही है, नेताओं दिल्ली को में। घूमने दो जब नेताओं को सर घूमने दो, मतदाता तो जब वोट डालने निकलेगा, मतदाता तो
मन बना के बैठा हुआ है किसे वोट देनी है। दिल्ली में बिल्कुल क्लियर है, अरे बीजेपी और आम आदमी 5 फरवरी पार्टी। को तो धूप निकल आएगी, 5 फरवरी बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम होगा सर उस समय, वोटिंग के लिए परफेक्ट होगा एकदम। वो जिसे कहना है कि ल्यूक वार्म, गुनगुना मौसम, उस टाइप का मौसम हाँ। होगा, बढ़िया मौसम। तो अब क्या चल रहा है साहब इस बार? कुछ केजरीवाल के कुछ घाटा दिख रहा है आपको, या फिर वैसे ही मैनेज कर लेगा? नहीं सर, केजरीवाल को घाटा तो होगा। देखिए वो तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये 62 वाली जो ये कहते हैं ना कि एक तरफा, वो तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हाँ, सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, लेकिन एक तरफा नहीं होने वाला। पिछली बार से तो डाउन जाएंगे ये, कई जगह पर डाउन जाएंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने अभी अभी टिकट्स अपने होल्ड किए हुए हैं, अभी तो 29 ही डिक्लेयर किए हैं उन्होंने। अभी जब बाकी की लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ दिलचस्प मिलेगा। पिछली बार हुआ क्या था, इन्होंने पिछली बार ये भी कर दिया था कि एक प्रत्याशी तैयारी तो कर रहा है वो मालवीय नगर सीट से, टिकट उसे दे दिया दिल्ली कैंट से। पिछली बार इस तरह के टिकट बटे थे कई, कि जो जहां से तैयारी कर रहा है उसे वहां से टिकट नहीं दिया गया, दूसरी कह दिया कि तुम वहां से लड़ लो, वहां से लड़ लो। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। इस बार जिन लोगों ने ये कह दिया था कि भाई मुझे यहां से टिकट चाहिए और मैं यहां से लड़ने में इंटरेस्टेड हूं, और उनकी रिपोर्ट वहां से बढ़िया है, तो उन्हें टिकट दिया गया है। जैसे कि प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, दोनों लगातार पार्टी से डिमांड कर रहे थे कि भाई मुझे आतिशी के सामने लड़ना है, मुझे केजरीवाल के सामने लड़ना है, तो ठोक बजा के पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो वो मुझे लग रहा है कि आने वाली जो इनकी लिस्टें होंगी, अब तो शायद अगली लिस्ट में सारे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, तो प्रत्याशियों में कम से कम जो पिछली बार वाली गलतियां इन्होंने की थी वो इस बार शायद गलती ना हो। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जितना मैंने उनका कामकाज देखा है, वो ज्यादा उखाड़ पछाड़ वाले आदमी नहीं है, अपना पंजाबी आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के आदमी, इजी वे करने काम करने वाले आदमी है। तो इस बार थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी सिंसियरिटी दिख रही है। और ये जितने दल बदलू टाइप के आए थे, अरविंदर लवली वगैरह सब इस टाइप के, तो इनके तो टिकट ऑलरेडी डिक्लेयर हो ही चुके हैं, इसमें तो कोई बात ही हाँ, नहीं वो है। गांधीनगर का टिकट दे दिया ना उसको। हाँ जी हाँ, वो तो गांधीनगर तो इलाका है उसका, अरविंदर लवली का पहले से ही, वहां तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, बढ़िया उनकी पहचान है, पुराने आदमी है उस क्षेत्र के, वो तो बढ़िया पॉपुलर लीडर हैं अपने इस क्षेत्र में, और बीजेपी के बैनर पर आएंगे तो फायदा ही रहेगा। आज तो नुपुर शर्मा भी मैदान में उतर आई, प्रचार करते दिख रही थी। हाँ, वो तो कल परसों भी मैंने देखा कहीं घूम रही थी, फोटो आ रहे थे सोशल मीडिया पे। लेकिन नुपुर शर्मा को लेके जो हम और आप लोग सोचते रहते हैं ना, पार्टी जो है इनकी इस तरह से नहीं सोचती सर। नुपुर शर्मा को मुझे लगता है कि पूरा 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, वो वनवास जो उनका है वो 6 साल से पहले खत्म नहीं होगा। पार्टी ने नहीं सोच लिया है कि नहीं 6 साल से पहले नहीं वापस बहाल करना। तो उसको निकाला थोड़ी है, उसको सस्पेंड किया केवल। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना सर, 6 साल के लिए सस्पेंड किया था ना, 6 साल की अवधि होती है ना, तो 6 साल से पहले नहीं करेंगे सर, होगा नहीं कुछ। कैंपेन करे वो अलग बात है, सारी चीजें करे, लेकिन मूर्खता पहले है अगर ऐसे कर रहे हैं तो। टी हम राजा तो सिंह हम को तो क्यों लिया वापस? हम तो सोच रहे थे सर टिकट दे देंगे इसे इस बार, लेकिन दिया नहीं इन्होंने, वो उसी से ये तो स्पष्ट। परम परम मूर्खता है। जिनको रिझाने के लिए नुपुर शर्मा को आपने बलि का बकरा बनाया या बलि की बकरी बनाई, वो तो आपको एक भी वोट देने वाले नहीं। तो किसको कोई नहीं दिखा देता रहे हो? सर। ये मैंने किसको ये आपको ढोंग कर रहे हो? किसके लिए? आपको बताया नहीं मैंने वहां बड़गांव वालों का, वो तो देते ही नहीं है, वो मानते हैं कि साहब काम हुआ है, लेकिन वो वोट थोड़ी देंगे, क्या फायदा है, इससे कोई मतलब ही वोट नहीं है। तो जो है वो अल्लाह और रसूल के कहने से देंगे वोट। कोई मोदी जी को थोड़ी दे देंगे। मोदी जी तो इंसान भी नहीं है, आपको पता है ना इंसान कौन होता है। काफिर जो होता है, नोट कर लें, जी कुरान नोट करता हूँ। 98.6, कुरान 98.6 जी। कहते हैं कि भाई जो काफिर होता है वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होता है। एक जगह थोड़ा उसको बढ़ा दिया है, 25.44, ये भी नोट कर ले। अच्छा। 25.44 कुरान कहती है कि जो काफिर होता है वो चौपाए की तरह होता चौपाए की, जिसके है। 4 पैर हो, हम्म मतलब जब मर्जी काट दो।
काटने पीटने वाली तो और भी बहुत सारी हैं। अच्छा। तो मैं अभी उसकी बात करने लगेंगे तो फिर तो वो कुरान का ट्यूटोरियल हो जाएगा पूरा। इसलिए वोट तो नहीं मिल सकता। और जो भी ये सोचते हैं कि साहब कि नूपुर शर्मा को आपने सस्पेंड कर दिया और उससे जो है कोई द्रवित होके आपको वोट दे देगा, तो इससे परम मूर्खता कोई नहीं हो सकती। नहीं सर, नुपुर शर्मा वाला मामला वोट से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं, वो तो गल्फ कंट्रीज का प्रेशर था सर। वो तो मामला वो दूसरा है अरे जो गल्फ कोई गल्फ कंट्रीज। कंट्री का प्रेशर नहीं था, वो भी गलत बात है। वो खाली कतर वाले जो थे वो तू चू चू पू पू कर रहे थे। कतर को कोई भी, आपको पता है ना, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो 6 कंट्रीज हैं जीसीसी की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, यानी इसमें सऊदी अरब है, ओमान है और बहरीन है, अमीरात है, बहरीन है, कतर है और कुवैत है। इन्होंने कतर का बायकॉट करके कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा के कतर के रास्ते बंद कर दिए थे। और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब कतर के कहने पर हमारे भाई लोगों ने ये एक्शन कर दिया। उन्होंने यही कहा कि यार कतर के कहने पे आप ऐसा कर रहे हो, हमने तो नहीं कहा था। और उनको भी एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा और फिर उनको कतर के पीछे पीछे चलना पड़ा। तो ये तो इनकी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए आज भी टी राजा सिंह के लिए क्या हुआ था, टी राजा सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो, इसने तो बेचारी ने माफी भी मांग ली थी, जिसका हमने विरोध किया था कि क्यों माफी मांगी तुमने, गलत था। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट जारी कर दिया था, सही कह रहे हैं। टी राजा सिंह ने तो माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और उस चीज को बार बार दोहराया, मैं सही कह रहा हूँ। और और मैंने इसका किसी का फायदा, नाम नहीं लिया, और इसका मैंने फायदा किसी हुआ का टी नाम नहीं राजा लिया। सिंह को। वो कह रहा है मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ हाँ, अब क्या कोई दुनिया में एक ही है क्या ऐसा काम करने वाला? बिल्कुल इसका सही मतलब बात है। तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियस। और उसको जो है इन्होंने ना केवल रिहेबिलिटेट किया, उसका सस्पेंशन रिवोक किया, उसको टिकट दिया, उसको विधायक बना। महाराष्ट्र में उससे कैंपेन करवाई पूरी। हाँ, महाराष्ट्र में भी कराई। तो ये क्या है, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड क्या सर, वही पर्सनैलिटी की बात है, बेचारी वो लड़की है, वो उसने उस तरह से नहीं किया, ये है सब नहीं, चीजें। अगर उसने भी पार्टी बना ली होती ना अलग, उसी टाइम पे अलग करके, उसको ये था कि भाई सुरक्षा रक्षा दे देते हैं, ये उसको ये खाली इतना लॉलीपॉप देते हाँ, हैं कि उसको। वो बात भी तो है ना कि सिक्योरिटी का भी तो मेन मामला है ना, उसे, वो लड़की है, उसे उस तरह से नहीं महसूस किया उसने उन सब चीजों का, तो उसका फर्क होता है सर, ये बात तो सही है। लेकिन आप एक बात बताइए कि हम जो है, हम गए कश्मीर घूमने और आपने ये दलजीत दोसांझ को जो है मोदी जी से मिलवा दिया, इसमें क्या, ये क्या चक्कर है सर? वो तो चलिए कतर वाला तो मामला समझ में आता है, ये और दलजीत दोसांझ को जो है मोदी मो, जी क्यों बुला रहे हैं? मोदी जी की आदत है इन लिबरल्स को ट्रोल करने की। अच्छा, ट्रोलिंग के लिए बुलाया। और ये फिर सब उधर करके ट्रूडो, वो उधर उनको ट्रूडो गया, ट्रोल उधर ट्रोल ट्रूडो करते गया, हैं। इधर यहाँ आया, वो उधर ट्रूडो गया। ये क्या चक्कर हुआ? अभी देखिए साहब, हम्म अंतरराष्ट्रीय पटल पर 3 लोगों ने ज्यादा 3-5 की थी। हम्म अमेरिका ने बाइडेन गया, हम्म कनाडा ने तो ट्रूडो गया, और तीसरा वो बैठा है वो यूनिस, जी, उसको भी 15 वो तो 20 ही जाना मिला ही है। है, वो तो सब वो जानते हैं कि वो जाना ही जाना ही है। है। तो वो तो बचेगा नहीं। तो इसलिए मोदी का काटा जो है वो पानी नहीं पीता, ये तो हो गया कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब आप ये बताइए कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो रोज वाक बाण चल रहे हैं आपस में, ये क्या है यहाँ दिल्ली में? दरअसल क्या है कि सर, कांग्रेस ये रियलाइज कर रही है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के समय, या बात करूं मैं लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कहीं नहीं थे। संदीप दीक्षित के बारे में तो यहां तक चर्चाएं आने लगी थी कि ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे और ये पार्टी छोड़ने वाले हैं। आप याद कीजिए 2 साल पहले की बात, संदीप दीक्षित जिस तरह से नाराज थे, पार्टी की गतिविधियों पे सवाल उठा रहे थे, लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने समझौता किया उस पे सवाल उठा रहे थे, अजय माकन और ये सब लोग। उस समय संदीप दीक्षित जो है वो एकदम साइड लाइन थे कांग्रेस में,
और फिर अचानक संदीप दीक्षित को टिकट दे जाता है किसी दे केजरीवाल के सामने। तो कांग्रेस ये भी को अब धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया है कि भाई एक तो हमारे पास ज्यादा लोग बचे नहीं, कुछ बीजेपी में चले गए, कोई आम आदमी पार्टी में बचे गए, कुछ हार गए, कुछ लोगों ने राजनीति छोड़ दी। तो जो बचे हुए हैं इन लोगों को तो संभाल के रखो थोड़ा सा। और इन लोगों ने ये भी रियलाइज किया, जैसे कि संदीप दीक्षित जैसे लोग, ये सब लोग तो कहते रहे हैं ओपनली कि भाई ये जो हमारा वोट था उसी वोट से आम आदमी पार्टी बनी है, बीजेपी का वोट तो गया नहीं, बीजेपी का वोट तो वहीं का ही नहीं, जो 20% उन्हें मिलता है वो तो उन्हें मिलता ही है वहां पे। तो अब कांग्रेस को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर हम बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी पे अटैक करेंगे तो हमारा वोटर वापस लौटेगा। इस उम्मीद में जो है वो हमलावर हो रहे हैं उस पर, और बीजेपी का तो फायदा है। अगर इस मकसद में कांग्रेस 5-10% भी कामयाब होती है तो आम आदमी पार्टी का वोट घटेगा और बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा भी होगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ की तो सीटों की वोटिंग आपको पता ही है कितनी कितनी की है, किसी पे 50,000, किसी पे 60,000, इतनी वोट सारी डलनी है, छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, तो उसमें फायदा हो जाता है। तो अब कांग्रेस तो गेन करने की कोशिश कर रही है अपना वोट, फायदा इसमें मुझे होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 60 वाली उसमें नहीं आएगी, मुझे तो लग रहा है कि बिलो 50 आएगी, 40-45 के आसपास भी हो सकता है, नीचे भी आ सकती है, ये पोजीशन बनेगी। अच्छा, जी लेकिन जीत सकती है, फिर भी सरकार बना सकती है। सर, अभी तो यही नजर आ रहा है। अभी देखते हैं, 1 महीना है चुनाव में, आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल यही नजर आ रहा है। जैसे ये सब स्कीम्स वगैरह इन्होंने शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन करा रहा है केजरीवाल, ये करा रहा है, इन सब स्कीम से सर लोग लालच में तो आ ही जाते हैं। और दिल्ली में जो महिलाएं हैं, खासतौर से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनमें आम आदमी पार्टी बहुत पॉपुलर है सर। किसी को कुंभ में जाना है, किसी को कहीं जाना है, उनके लिए चीजें मैटर करती है, उनके लिए 500 रुपए का लाभ भी महीने का मैटर करता है। दिल्ली में जो है सर्वाइवल आसान नहीं है छोटे परिवारों के लिए, जो खासतौर से बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। तो वो तो फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता ही है, वो जानते हैं कि हमारा टारगेट वोटर कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो योजनाएं लेके आते हैं। लेकिन सर ये बताइए आप कि आपने रमेश भिदोड़ी का बयान सुना? लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि रमेश भिदोड़ी जैसा आदमी ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान कैसे दे सकता है। कहां हेमा मालिनी, कहां प्रियंका गांधी? अरे सर, आप तुलना जो है, करनी थी तो किसी और से आप करता। आप कश्मीरी गाल की तुलना जो है वो आप साउथ इंडियन गाल से कर रहे हैं, उचित नहीं है। सर कश्मीरी गाल लाल हो सकता है सर, लेकिन वो हेमा मालिनी वाली बात कहाँ होगी सर? ये तो आपने भी देखा ही है, हमने कल अपने वीडियो में अरे कह भाई, दिया हमने ये बात। हमने देखा है, कोई टच करके थोड़ी देखा है, हमें क्या पता। नहीं नहीं, वो तो ठीक बात है सर, टच करके नहीं देखा, लेकिन आप समझिए, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वरना हम कहेंगे तो फिर कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे अगर सीधे टिप्पणी कर देंगे तो। नहीं लेकिन नहीं नहीं, तुलना नाराज कहीं तो है होना ही नहीं। चाहिए। कांग्रेसी के नाराज होने से बरकत होती है साहब, बहुत फलता है वो। उससे फायदा होता हम्म। है। तो ये रमेश भदूड़ी ने जो है पता नहीं किस भावावेश में आके, या तो उसे लगा होगा कि भाई ये कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस वालों को ही लपेट लूं, तो सीधे प्रियंका का नाम उसने ले दिया। लेकिन रमेश भिदोड़ी का जो ये बयान है ये थोड़ा सा 50-50 रहा इसमें। वो ठीक बोला तो ठीक, इसमें कोई गलत नहीं सर। मैं तो मानता हूं कि अगर उसने ये कहा है कि हम सड़कें ऐसी बनवा देंगे, या उसने आतिशी के बारे में ये कह दिया कि भाई इसने अपना बाप बदल लिया, तो सर इसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा। पहले आप देखिए उसके सोशल मीडिया पर ही उसका नाम आतिशी मोरलेना लिखा रहता था, फिर वो आतिशी सिंह आने लगा लिखा हुआ, अब वो सिर्फ आतिशी ही रह गई। तो जो समय के साथ साथ अपने सरनेम बदल ले, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एक तो गलत मुहावरा क्या है कहा? कि भाई आपकी तरह हम बाप थोड़े बदल रहे हैं, वो तो मुहावरा है एक तरह का। उसमें क्या गलत कह दिया रमेश भिदोड़ी ने? आतिशी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा रमेश भिदोड़ी। अब आप बताइए सर, ये मैं तो कहते हैं कि हमारी भाई, बेइज्जती कर दी। यही मैं तो यही आपसे यही सहमत हूं आतिशी ना। जो है स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ा रही थी। जब स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई केजरीवाल के घर पे, यही आतिशी तो थी जो स्वाति मालीवाल के खिलाफ थी कि वो राजनीति कर रही है, दूसरों के इशारों पे चल रही है, फलाना कर रही है। उस समय तो इसके आंसू नहीं निकले कि आपकी राज्यसभा की सांसद पिट गई। उस समय कहाँ गए थे इसके आंसू?
मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। ये केजरीवाल से भी बड़ी नौटंकी है। आपने देखा होगा इसके ऐसा है जो सर, उस पार्टी में वो बेसिक कोर्स है नौटंकी का, उसके जी किए बिना आप उस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी आप नौटंकी करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और ये देखो ना आप, ये संजय सिंह वगैरह राज्यसभा में नौटंकी हर बार करता तो है, कभी कुर्सी पे चढ़ जाता है कभी कहीं। वो तो आप शुक्र मनाइए कि जो नई वाली राज्यसभा बनी है उसका सेटअप इस तरह से बनाया गया है कि आप चाहे किसी पे भी चढ़ जाओ आप, उसमें अध्यक्ष का जो वो कुर्सी है वो इतनी ऊंचे लगा दी कि आप कैमरे के उसमें आओगे ही नहीं पकड़ में, आप कैमरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। वो भी नौटंकी है, नौटंकी करने वालों को तो प्रमोशन मिलता ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब नौटंकी यहाँ स्वाति मालीवाल भी खूब चल रही है उसकी भी, वो भी लगातार अपनी यूट्यूबर्स टाइप की टीम बना के घूम रही है, रोज वीडियो डाल रही है इनके खिलाफ, वो तो पूरा अभियान चला रखा है उसने भी। अब आपके जो मित्र हैं, पुराने मित्र जी राजदीप सरदेसाई जी, वो अभी कोई इंटरव्यू दे रहे थे, कोई नई चैनल है जनता जर्नल करके, नहीं अच्छा, किसकी है ये जनता जर्नल। ऐसे तो कोई इसकी फॉलोइंग भी नहीं है, कोई ऐसा सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है। मैंने तो नाम ही आज सुना है इसका सर पहली ट्विटर बार। ट्विटर पे उसके कोई 1900 फॉलोअर्स हैं। अच्छा। उसको वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं साहब, हम्म ये जो इंडी अलायंस है हम्म ये इट इज सर्वाइविंग आउट ऑफ कन्वीनियंस नॉट कन्विक्शन। अच्छा। ये कन्वीनियंस की वजह से चल रहा है, कोई कन्विक्शन की वजह से नहीं चल रहा। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर कहते हैं कि साहब कि अगर आपको मोदी की राजनीति नहीं भी पसंद है, हम्म तो भी आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पॉइंट नंबर 2। सही। पॉइंट नंबर 3 ये कहते हैं कि साहब की जो इंडी अलायंस है, पूरे इंडी अलायंस को कह रहे हैं, हम्म तो पूरा इंडी अलायंस जो है उसने आज तक एक भी कोई मॉडल स्टेट एस्टैब्लिश करके नहीं दिखाई। हाँ, अब तो आप ये बताइए सही कि क्या हुआ सही कह रहा राजनीति। है, सही कह रहा है सर। अब पता नहीं क्यों सर, क्यों कर रहा है वैसे तो। आजकल तो हर आदमी जो है वो सारे पत्ते अपने बचा के चलता है। और अब राजदीप और इन जैसे लोगों को ये भी लगने लगा है कि भाई अब कांग्रेस का कब तक करेंगे गुणगान, इससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि कई दफे आदमी अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि साहब इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, कुछ इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये तो इनका ऊपरी आवरण है, अंदर से ये सब लोग क्या है तो जानते ही हैं, बदलने वाले तो ये है नहीं। तो हो सकता है उस चैनल वाले को, उस चैनल को प्रमोट करने के लिए कि उसका वीडियो वीडियो चल जाए, इस तरह की बातें कह दी हो। अपनी किताब विताब का प्रमोशन कर रहा होगा सर वो तो, मुझे पता नहीं उस वीडियो में क्या था, किताब के लिए कर रहा होगा निश्चित रूप से, जो किताब आई है उसकी। अच्छा, जब किताब का प्रमोशन करता है ना, तब फिर उसकी हम्म। कोई आइडियोलॉजी नहीं रह जाती, वो फिर जी, सबका कैसे कर सकता। फिर वो जो है उसमें आ जाते हैं ना कि पत्रकारिता एक मिशन है, निष्पक्ष रहना चाहिए। फिर वो उस मूड में आ जाते हैं, भाषण देने के मूड में। लेकिन राजदीप का तो एक वीडियो मैं और भी देख रहा था, उसने अपने चैनल पे ही, कोई यूट्यूब चैनल पे अपने एक उसका किया है ये कि अब मोदी जी का रास्ता साफ हो गया ट्रूडो के हटने से। अब मोदी जी देखते हैं उनको, ये कहाँ जाते हैं बच के, ये सारे पन्नू वन्नू इन सब की अकल ठिकाने आने वाली है। वो तो आएगी। वो तो ये वो तो ये भी कह रहा पन्नू की तो, है। अरे साहब पन्नू का पता नहीं चला क्या आपको? वो पन्नू को जिसको कहा था कोई निखिल गुप्ता था ना कि साहब की इसको हायर हाँ किया था हाँ मारने के लिए पन्नू को, हाँ हाँ, जिसे डिपोर्ट किया था जी। हाँ जिसको चेकोस्लोवाकिया से डिपोर्ट किया गया था, हाँ 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 उसको बता रहे हैं कि साहब की वो तो छुड़ा लिया उसको जयशंकर जी ने, वो अभी बैठा हुआ है वहाँ इंडियन एम्बेसी में। हाँ, छुड़ा लिया होगा सर, बिल्कुल छुड़ा लिया होगा। तो पन्नू के लिए तो बहुत ही खराब खबर है। अभी तो वो कह रहा है कि साहब वो कुंभ पे आक्रमण करेगा। अरे हाँ, कुंभ पे आक्रमण करेगा, बकवास करता रहता है वो तो ऐसे ही बैठ के। जब भी कोई इंडिया में बड़ा इवेंट होता है तभी ऐसे कहता है, ग्रुप 20 की मीटिंग हो रही थी तब कहने लगा था वो तो, उसके कहने से क्या, बकवास कर रहा है वो। और दूसरी तरफ साहब योगी जी का मामला तो अलग ही लेवल का हो गया, क्या कहेंगे। योगी जी का हम तो सोच रहे हैं सर, कुंभ कुंभ में भी डुबकी लगाए ही आए नेक्स्ट मंथ, अभी तो मौसम ठंडा है, अगले महीने जाते हैं। और वहां पे कई पत्रकार लोग, हमारे साथी लोग जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि चलते हैं सब लोग।
तो सोचते हैं कि हो ही आए, क्योंकि व्यवस्था बड़ी अच्छी है। अब तो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाल दिया है कि आपको रुकने के लिए वहाँ वो जो बुकिंग्स करनी है सब ऑनलाइन हो जा रहा है, यहीं से बुक करके आप श्योरिटी के साथ जाओ। योगी जी बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं। योगी जी की प्रशासनिक क्षमता का भी लोहा मान गए लोग। हाँ सर, पिछले वाला कुंभ भी इनका बढ़िया रहा था। उस समय कोविड का अर्ध मामला कुंभ था था। वो तो। जी वही अर्थ कुंभ। उस समय थोड़ा कोविड का मामला फंस गया था, लेकिन व्यवस्था तो सारी चल रही थी, बढ़िया चल रहा था। हाँ लेकिन अच्छा ये सर एक संभल बात और बताइए, मैं तो अभी आज एक वीडियो देख रहा था अपने भाऊ तोरसेकर का। वो ये कह रहे थे कि मोदी जो है वो अपनी सरकार खुद ही गिराएंगे, इस तरह का कुछ वीडियो बना रहे थे वो। ये क्या कहानी चल रही है सरकार नहीं है, की? वो तो मजाक कर रहे थे। ये लोग कह रहे हैं ना कि साहब कि ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, अब वो क्या गिराएंगे। अब एनसीपी वाले जो है वो कह रहे हैं कि साहब हम तो आपके साथ रहेंगे, और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अरे साहब देवेंद्र फडणवीस से तो अच्छा कोई नहीं है। वो हालांकि तो अगले दिन संजय एडिटोरियल राउत छप ने गया उसका वहां, उल्टा भी बोल दिया। सामना में तो एडिटोरियल छपा है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में। नहीं, उसके बाद उसने अगले दिन 2 दिन के बाद गाली भी दी है उसको। सर संजय राउत की मुझे लगता नहीं है उसके कहने से अब कुछ होगा। अब मुझे लग रहा है कि मोदी जी के जो 17 सीटें हैं, वो 17 लोकसभा सांसद हैं, वो अब आप प्लस कर लीजिए। अब जब अगला जी, पार्लियामेंट का प्रश्न सेशन केवल इसमें आएगा ना। इतना है कि ये जो 17 सांसद हैं ये डायरेक्ट बीजेपी में शामिल होंगे या कि केवल समर्थन देंगे, एनडीए में शामिल होंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, केवल इतना देखिए प्रश्न है। ये देखिए 17 तो सर इनके साथ हैं। हाँ, ये मतलब मुझे लग रहा है कि अगले वाले सेशन में जब भी ये वक्फ वाला बिल है सब आएंगे ना, तो उस समय इनकी सपोर्ट इन्हें मिलने वाली है। और देखिए सर, एनसीपी का तो मुझे लगता है कि उसमें तो एक होने में कुछ है ही नहीं। उसका तो एक ही सांसद है अजीत पवार का, तो वो तो 1 मिनट में एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो पार्टी को एक होने वाली बात है या बीजेपी में शामिल होने वाली बात है, इसमें सर पेंच एकनाथ शिंदे से फंसेगा। एकनाथ शिंदे को जो है देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से किनारे नहीं कर सकता। जो मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस की पर्सनैलिटी को जो मैंने देखा है, वो ऐसे नहीं कर सकता कि देवेंद्र फडणवीस के उसे जंप करके ठाकरे को एकदम से साथ ले ले। इतनी जल्दी शायद नहीं करेंगे ये। नहीं, वो भी एक नाथ शिंदे के अंडर में तो जाएगा ही नहीं ना उद्धव। उद्धव हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ बीजेपी ना के साथ जा सर, सकता है, वो इसके एनसीपी का एक होना बड़ा आसान है। ना तो शिवसेना एक हो सकती, और ना उद्धव ठाकरे पार्टी को मर्ज कर सकता बीजेपी में। ये संभव नहीं है, ये अभी नजर नहीं आ रहा सर दूर दूर तक। हाँ, ये तो बात हाँ ठीक है, वाजिब बात है ये हाँ, वाजिब बात है, उसकी दिक्कत है, एनसीपी निश्चित का रूप बहुत से है, आसान है। लेकिन वो अजीत पवार की मदर हैं, जो इनकी भाभी हुँ। शरद पवार की, उन्होंने तो नई न्यू ईयर पे ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। उन्होंने तो ये कहा है। एवं साहब क्या है कि एक है देवेंद्र फडणवीस, अब उसकी 2 ब्याहताएँ पहले से हैं। अब बाकी जो 2 और आ जाएँगी तो 4-4 सौतन जो हैं वो फिर लेके वो फैमिली कैसे चलेगी? हाँ। तो अभी तो यही होगा ना कि पार्लियामेंट में वो जो कह देते हैं ना कि हम मुद्दा आधारित समित समर्थन देंगे, अभी तो ये लग रहा है मुझे कि अभी मुद्दा आधारित समर्थन चलेगा। बिल तो पास होंगे, ये तो तय लगने लगा है। और सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये नागपुर वाला जो इनका सेशन हुआ था अभी विधानसभा का शीतकालीन जो नागपुर में होता है, उसमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि उद्धव ठाकरे क्यों मिलने गया देवेंद्र फडणवीस से। जो अपने घर से निकल के अपने सीएम ऑफिस तक नहीं जाता था, वो मुंबई से वहां मातोश्री से निकल के और हवाई जहाज पकड़ के नागपुर गया मिलने के लिए। तो सर मुझे तो लगता है कि बात वहीं पे जो है सेटलमेंट हो गया सब कुछ। उसी के बाद फिर वो आर्टिकल छपा है उसमें सामना में, संजय राउत के कहने से कुछ नहीं होता। संजय राउत तो केवल वो चेक एंड बैलेंस उस चीज में रहता है, आज इधर आज इधर आज इधर। उसकी क्या, उसके कहने से क्या होता है? उसे बोलने की आदत है, बीमारी है उसे। मैं तो कहता हूँ उसे मुंह की बवासीर है, वो यही कहता है। तो वो बहता रहता है सर, वो उसकी तो बीमारी है उसे। तो ये साहब जो चल रहा है, तो आप ये जो संभल वाला मामला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इतना बढ़ गया अब कि अब इस पे तो बेचारे सर ये हमारे तो जो भाईजान लोग चमत हैं, उनके तो संभाले नहीं संभल रहा।
सर ये तो संभल से बाहर निकल गया, ये तो पैन इंडिया मामला हो गया। पटना में मंदिर मिल रहे हैं, सब चीजें उसी से जुड़ने लगी कि कल की अवतार और वो सब कहानियां चलने लगी सर। तो मामला ये मैथोलॉजिकल हो गया, वो वहां वहां पहुंच गई कहानी। अब तो उस लेवल पे सेंटिमेंट्स पहुंच रहे हैं लोगों के। वो वहां का सीओ है अनुज, जो डीएसपी है अनुज चौधरी, पहलवान अर्जुन अवार्डी, हमारे जिले का है वो, रहने वाला, मैं मिला हूँ, दोस्त है अपना। उसने भी वहां पूरा झंडा गाड़ दिया, वो तो हीरो बन गया वहां संभल का। पूजा करवा रहे हैं, सब क्या करा रहे हैं, पूरा टोटल प्रशासन उसी हिसाब से चल रही है कहानी। संभल तो मुझे लगता है संभल ने संभाल लिया बीजेपी को यूपी में, ये टैग लाइन है। संभल संभल ने तो फिर संभाल भी लिया। बाद में आया, संभाल तो पहले लिया था ना, 9 में से 7 जीत के। नहीं सर, लेकिन आप बात कीजिए ना कि सर्वे के ऑर्डर पहले ही हो गए थे संभल के, सीट मतदान से पहले ही हो गए थे, ऑर्डर हो चुके थे उसके संभल का। वो नहीं नहीं, वो पाइपलाइन झगड़ा में तो थी। बाद में हुआ है ना, झगड़ा तो हाँ बाद में झगड़ा हुआ है। बाद में हुआ, लेकिन कोर्ट ने सर ऑर्डर दे दिए थे ना सर्वे कराने के लिए, तो 1 हफ्ता पहले ही बात हो चुकी थी ना, लोगों को पता लग चुका था कि सर्वे होने वाला है। वो तो झगड़ा हुआ बाद में, झगड़ा तो बाद में हुआ वोटिंग के बाद। तो संभल तो सर मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडमार्क बन गया है, रिवाइवल ऑफ हिंदुत्व एंड आइडियोलॉजी, ये जो सारी चीजें उसका। और इस पे मुझे लग रहा है कि अब कुछ किताबें भी लिखी जानी चाहिए, कुछ और बढ़िया इस पे लिटरेचर सामने आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। आप जैसे अभी लोगों को सर इसमें वीडियो बनाने आप चाहिए और घुमाइए ना संभल में। संभल। सर हाँ, वो बगल में हाँ हमारे मुजफ्फरनगर के तो बगल में ही है। हम हमारे सर बगल में है, लेकिन अभी वहां जाना हो नहीं पा रहा। मैं तो अभी बाहर चला गया था, काफी डिस्टर्ब रहा काम। तो कोशिश करेंगे, ये सोच रहे, प्लान ये है कि कुंभ भी जाएं और संभल भी जाएं, एक साथ निपटाएंगे सबको, घूमते फिरते चले जाएंगे। अरे दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। नहीं सर, कौन वो रूट बना पकड़ता लेंगे, उधर से ही चल पड़ेंगे, बरेली साइड से उधर से निकल लेंगे सर आगे, है? उधर से ही चले जाएंगे। रूट तो बन जाता है आजकल तो, सब जगह हाईवे बढ़िया बने हुए हैं, क्या है। और वहां तो बहुत सारे पहुंच गए हैं मीडिया वाले, चैनल वाले भी कई कई दिन डेरा डाल के आ चुके हैं वहां, और वहां तो रोजाना हो रहा है कुछ ना कुछ। मैंने तो किसी से कहा भी था कि भाई कोई पत्रकार हो हमारा संभल में, अपना एक रिपोर्टर ही रख देते हैं, वो रोज वीडियो बना के भेजता रहे, आज कहाँ खुदाई हुई, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। हमने तो ऑफर भी है, एक दो पत्रकारों से बोला भी है कि हमें वहां से या तो लाइव कर दे या फिर वहां से वीडियो बना के हमें भेज दे, एक रिपोर्टर रख लेते हैं वहां। ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। हाँ क्योंकि संभल अब आप सही कह रहे हैं कि अब डिफाइन करेगा। और जिस तरह से इस समय जो अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज भी देख रहा था उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज आ रही है ना, वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नर्वस सी बॉडी लैंग्वेज आ रही है। हाँ ऐसा नर्वस तो लगता है है। कि उनको ये आभास हो गया है कि भाई 2027 जिसको ये मान के चल रहे थे कि वो बैग में है, वो नहीं है। कांग्रेस भी उनके साथ उत्तर प्रदेश में गेम खेल रही है, क्योंकि मुसलमानों का कुछ रिझाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है, तो उसका वो लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो सर अखिलेश ऐसे बाबू के करती है। साथ समस्या ये है कि पिछली बार उन्होंने 70 सीटें दे दी थी इनको, और ये शायद 2 जीत के आए थे। इस बार कांग्रेस कह रही है कि वो हमें 100 सीटें चाहिए, और कांग्रेस का जो पूरा रिकॉर्ड है वो यही है कि भाई इनका जो हिट रेट रहता है, स्ट्राइक रेट रहता है, वो बहुत कम रहता है। कई जगह जैसे तेजस्वी को बिहार का चुनाव हराने में मुख्य जो किरदार था वो कांग्रेस का ही था। वे 70 सीटें ले गए उनकी और 18 सीटें जीते। हाँ वो तेजस्वी ने भी वही गलती की थी जो इसने की, और अखिलेश तेजस्वी यादव। जो है 50% से ज़्यादा सीटें जीती। अगर इनको सीटें नहीं देते तो शायद तेजस्वी सरकार बना ले जाते। हाँ सही बात है। नहीं अखिलेश यादव की जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना सर, ये पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ ना, उसी के बाद से बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। एक तो बाईपोल के रिजल्ट एडवर्स आ गए, संभल वाला मामला जो है वो एकदम से शिफ्ट दूसरी तरह से हो गया। एक तरह से तो यहाँ ये लग रहा था कि साहब ये एंटी मुस्लिम है, ये है वो है, अब वहां रिवाइवल और हिंदुत्व और वो कहानी और जगह और आगे बढ़ गई।
तो वो मैसेज दूसरा चला गया। और आने वाले टाइम में देखिए, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में साथ लेकर जाने से तो अखिलेश यादव को कोई फायदा है नहीं। मेरा मानना है कि अगर वो कांग्रेस को एक भी सीट ना दे तो कांग्रेस उसका कोई नुकसान नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल भी, विधानसभा चुनाव में तो कुछ पोजीशन है ही नहीं। लोकसभा चुनाव में तो ठीक है, बड़ा चुनाव है, हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो इतनी सीटें कांग्रेस को देने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर अब ये तो, जब वो 7 विधायक जीते अभी बीजेपी के, तो उसका एक सम्मान समारोह हो रहा था, उसमें योगी जी ने कह दिया था साफ कि हम तो 2027 का आज से बिगुल फूंक दिया है हमने, तो यहाँ से हम तो तैयारी में लग गए हैं 2027 की। तो नर्वसनेस तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, वो दिख रहा है ना, क्योंकि 27 में जो आदमी वोट देने जाएगा वो ये सोच के जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का मतलब क्या है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लोकसभा में तो अलग बात है, वो तो दिल्ली के लिए वोट कर रहे थे। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ। हाँ, वहां भी उल्टा हुआ बिल्कुल। कि जब बात आई असेंबली की, तब उन्होंने देखा भाई असेंबली में किसको दे, असेंबली में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुना। तो यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ है। विधानसभा चुनाव, ये जो 9 बाईपोल हुए हैं, ये 4-6 महीने बाद ही तो हो गए लोकसभा चुनाव के। यहाँ पे भी यही हुआ है। एक आध सीट का होता तो अलग बात है, 9 सीटों का था, बड़ा बड़ा चुनाव था। तो 9 में से 7 सीटें जीत रही, तो फिर अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज तो बिगड़नी है। दरअसल क्या है कि सर, इन लोगों के पास, दरअसल इनके समाजवादी पार्टी वालों के पास जनता के सामने जाके कुछ ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है सर, कि आप हमें लाओगे तो ये फायदा होगा। चलिए, अरविंद केजरीवाल तो हर जगह कह देता है, उसका तो एक एजेंडा है, उसकी तो फ्रीबीज वाला मामला है कि हम ये देंगे ये देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी की कोई ऐसी, क्या कहना चाहिए, कि ऐसी कोई इमेज ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो ये काम अच्छा हो जाएगा। बल्कि उसका उल्टा होता है। जैसे ही समाजवादी पार्टी उभरनी शुरू होती है तो वो गुंडागर्दी, जंगल राज, वो कहानियां इतनी उभर के सामने आ जाती हैं कि जनता ये सोचने लगती है कि यार, इनको वोट देने का कोई फायदा है नहीं। अच्छा भला ठीक चल रहा है, योगी जी ठीक कर रहे हैं, चलने दो, इसे कंटिन्यू करो। तो वो उसी वजह से अखिलेश यादव नर्वस हैं कि आखिरकार किस लाइन पे चला जाए, आगे आगे क्या किया जाए। और उधर मायावती बिल्कुल खत्म है। ये भी मैसेज मिलने लगा है कि साहब, जो दलित वोट है वो फिर बीजेपी की तरफ लौटेगा विधानसभा चुनाव में, इन्हें तो देगा नहीं। वो तो हो गया, कहानी जो है आरक्षण और वो सब कहानी जो लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने चलाई थी, वो तो खत्म हो चुकी। तो नर्वसनेस है एब्सोल्युटली। और मुझे तो बिल्कुल योगी जी के लिए केक वॉक नजर आ रहा है आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं। है नहीं कहीं भी समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी पार्टी अपोजिशन में रहते हुए अपना बेस्ट जो है वो 2022 के चुनाव में दे चुकी। जो 100 से उनकी ज्यादा सीटें आ गई, उससे बेस्ट नहीं दे पाएंगे, वो मैक्सिमम था। करेक्ट। तो आइए चर्चा का विराम देते हैं। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।